आज हम बात करेंगे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के बारे में, जो 13 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेंगे। यह नियुक्ति कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर उनकी नागपुर से गहरी जुड़ाव और उन निर्णयों के कारण जो उन्होंने सरकार के खिलाफ दिए हैं। आइए उनके जीवन, करियर और महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। न्यायमूर्ति गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उनके पिता आर.एस. गवई एक प्रमुख दलित नेता थे, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और बिहार, सिक्किम तथा केरल के राज्यपाल के रूप में सेवा की थी। गवई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमरावती से प्राप्त की, जिसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। उनके परिवार का नागपुर से गहरा संबंध रहा है और उनके पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के करीबी सहयोगी थे। वकालत का सफर। गवई ने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने नागपुर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। न्यायिक करियर। बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 14 नवंबर 2003 को गवई को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बने। उन्होंने मुंबई के प्रधान पीठ के साथ साथ नागपुर, औरंगाबाद और पांजी में बेंचों में विभिन्न मामलों की अध्यक्षता की। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति। 24 मई 2019 को गवई को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति के साथ वे अनुसूचित जाति से आने वाले पहले न्यायाधीश बने, जिन्हें 2010 में न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। नागपुर से संबंध। न्यायमूर्ति गवई का नागपुर से गहरा संबंध है। उन्होंने अपनी वकालत का अधिकांश समय नागपुर बेंच में बिताया और वहां के विभिन्न संस्थानों के लिए स्थायी वकील के रूप में काम किया। उनके पिता भी नागपुर में सक्रिय थे और दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में संभावित प्रभाव। न्यायमूर्ति गवई के मुख्य न्यायाधीश बनने से न्यायपालिका में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अपेक्षित हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उनके पिछले फैसलों को देखते हुए संभावना है कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर देंगे और सरकार की अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े होंगे। सामाजिक न्याय पर ध्यान। अनुसूचित जाति से आने के कारण वे सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। न्यायिक सुधार। न्यायमूर्ति गवई न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं, जिससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़े। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति भारत न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने कार्यकाल में किन चुनौतियों का सामना करते हैं और न्यायपालिका को किस दिशा में ले जाते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नंबर 1, विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ 2016 नोटबंदी मामला। जनवरी 2023 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति गवई ने बहुमत की ओर से निर्णय लिखते हुए कहा कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श किया था और यह निर्णय आर्थिक नीति के तहत लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पर खरा उतरता है। नंबर 2, सुद्रू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019। इस मामले में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की दोषी सिद्धि को बरकरार रखा, यह दर्शाते हुए कि यदि अन्य साक्ष्य मजबूत हैं, तो झूठी व्याख्या दोषी सिद्ध को मजबूत कर सकती है। नंबर 3, यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ 2019। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि यदि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो तो केंद्र सरकार को उत्पाद शुल्क छूट वापस लेने का अधिकार है। न्यायमूर्ति गवई ने तंबाकू उत्पादन के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करते हुए निर्णय लिया था। नंबर 4, इंद्रे प्रशांत भूषण 2020। इस मामले में न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका की अवमानना के लिए प्रतीकात्मक रूप से ₹1 का जुर्माना लगाया, यह दर्शाते हुए कि न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा आवश्यक है। नंबर 5, पत्ताली मक्कल काची बनाम मयिलेरू पेरूमल 2022। इस मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा बन्यार समुदाय को 10.5% आरक्षण देने के अधिनियम को न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए असंवैधानिक ठहराया कि यह अधिनियम उत्थान एवं विश्वसनीयता डेटा के बिना पारित किया गया था।
यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभाव करता है। नंबर 6, नीरज दत्ता बनाम दिल्ली सरकार 2023। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि रिश्वत के मामलों में यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर ही सार्वजनिक अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता है। नंबर 7, शलीम शालू सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023। इस मामले में न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने धारा 482 सीआरपी के तहत अपराधी कार्यवाही को रद्द करने के मानकों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नंबर 8, बुलडोजर न्याय पर निर्णय 2024। नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने बिना उचित प्रक्रिया के अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त करने की प्रथा को असंवैधानिक ठहराया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती और कानून प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। Our constitution in the preamble itself assures to give justice to all, equality to all. Justice, social, economic and political. The constitution envisages to travel towards a welfare state. The constitution has given us the fundamental rights, which rights are basic, human, primordial, necessary for a human existence. However, the constitution makers thought that though by the principle of one person, one vote and one value, we may achieve a political democracy, in order to achieve social and economic equality, the very direct fundamental rights would not be sufficient, and therefore part 4 includes the various principles which are found necessary so as to achieve the social and economic justice, social and economic democracy. As all of us know that though fundamental rights are enforceable in court of law, and Article 32 has also been considered to be an important fundamental right, the directive principles are not justiciable in a court of law. Then how are they important in the constitutional jurisprudence? As all of us know that Article 37 mandates the state to implement these directive principles and also to take them into consideration while framing the laws. Article 39 directs the state to take into consideration certain principles A, B, C, D, E. Right to livelihood for men and women, then the concentration of the wealth should not be in few hands, the resources, common resources should be so distributed so as to avoid inequalities of income. In childhood care and protection, under Article 41, there is a right to work. Under 43, it provides that living wages should be provided to the workmen. 45, childhood care and education of the children. Under 46, there is a mandate to make special provisions for the advancement of backward classes, including scheduled caste and scheduled tribe. And as all of us know that though the Constitution was adopted on 26th of November and it came into 26th of November 1949 and it came into effect on 26th of January 1950. After the country gained independence, in order to travel towards the aim of social and economic justice, various
agrarian reform laws were enacted by various state legislatures between 1947 to 1950. As all of us know, that the Article 31 as it existed when the Constitution was enacted, it provided that there shall be no deprivation of property without mandate of law. Clause 2 of Article 31 provided that the acquisition of the lands cannot be made unless there was a law validly made, and also further provided for the manner in which the compensation shall be determined. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।